तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पार्ट नंबर 2 लेके आए, चैप्टर 1 का पार्ट 2, क्लास 10th का। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या काम पढ़ा था, हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उससे आगे का टॉपिक है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है जी ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, बोले तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जब कोई रिएक्शन हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगी, हीट किसको दी जाएगी, हीट एटमॉस्फेयर को दी जाए, वो होगी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके बताता हूं। देखिए कैसे, मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन होने पर जब वो रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी। मतलब हीट किसको दी जाएगी, एटमॉस्फेयर को दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है, पेपर है, और मैं इसको बर्न करता हूं। तो बर्न करने पर क्या होगा, देखो इस ये केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जब इसमें मैं क्या काम कर रहा हूं, जब मैं इसमें पेपर बर्न हो रहा है तो बर्न होने के साथ में इसमें क्या निकल रही है, ये हीट निकल रही है। और ये हीट किसको दी जा रही है, ये हीट दी जा रही है एटमॉस्फेयर को। समझ में आ गई बात, ये नहीं है। तो ये जो रिएक्शन हुई आपकी क्या हुई, ये हुई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे हुई थी समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या काम किया था, पेपर था, पेपर क्या है, कार्बन है। कार्बन को मैंने क्या काम किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न किया है। ओके, कार्बन था, कार्बन को मैंने क्या काम किया, यहाँ पर बहुत सारा क्या है आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस होती है और इसमें से ऑक्सीजन है। और आपको पता ही है कि जो भी चीज बर्न होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में होती है। तो जैसे ही मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न किया तो उसमें से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में क्या भी लिख ली थी, उसमें से एनर्जी लिख ली थी। अब वो एनर्जी किसको दी थी, एनर्जी एटमॉस्फेयर को दी थी। मतलब एनर्जी जो है वो किसकी इंक्रीज हुई, एनर्जी जो इंक्रीज हुई वो एटमॉस्फेयर की इंक्रीज हुई जब मैंने पेपर को बर्न किया। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, जब भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात होगी उसमें जो एनर्जी लिखी जाती है वो प्लस में लिखी जाती है। प्लस में क्यों लिखी जाती है, क्योंकि जो एनर्जी लिख ली बाहर वो किसको दी गई, एटमॉस्फेयर। जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जहां मैंने उसको पेपर को बर्न किया तो उसकी क्या हुआ, वहां का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया। समझ में आई। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, प्लस में लिख रहा हूं। कितनी एनर्जी लिख लेगी भाई, देखो जैसे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है। तो वो कितनी एनर्जी है, वो है आपकी 94। सही है, कितनी है, 94। कितनी है, 94 किलो कैलोरी। कितनी है, 94 किलो कैलोरी। सही है जी। ये इतनी एनर्जी किसको दी गई, एटमॉस्फेयर को दी गई। तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एटमॉस्फेयर को दी जाएगी। समझ गए। जैसे मैंने अभी आपको पेपर ऑफ कि क्या किया था, बर्न किया था। तो जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न किया तो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी क्या निकली, एनर्जी भी बाहर निकली। और जो किसको दी गई, वो एटमॉस्फेयर को दी गई। तो इसलिए जहां पर भी आप क्या देखो, प्लस चार्ज देखो, क्या देखो, प्लस आपका क्या मिले, यहाँ पर प्लस मिले और वो जो आपकी एनर्जी थी वो प्लस में लिखी हुई दिख जाए, समझ जाना वहां पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दूसरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसकी बात कर लेते हैं, एंडोथर्मिक। बोले तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा को यानी एनर्जी को क्या कर रहा है, बोलो एनर्जी को सोख रहा है अपने अंदर, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन को करने के लिए हमें थोड़ी बहुत क्या दी जाए, बोलो हीट दी जाए। समझ गए। जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन होने पर उसको क्या दी जाए, हीट दी जाए, तभी वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। तो वो होगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे ठीक है, जैसे मेरे को क्या काम करना है, N2 प्लस O2। सही है जी। N2 प्लस O2 को मिलाकर मेरे को क्या बनाना है, NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनानी है। क्या बनानी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब भी मैं क्या काम कर रहा हूं, ये रिएक्शन होगी ना, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब मैं उसको क्या काम करूंगा, हीट दूंगा। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिला दिया तो सपोज कीजिए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपने मिलाया तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाएगी। इसको पहले मैं क्या काम करूंगा, हीट दूंगा। और जैसे ही मैंने इसको बाहर से हीट दी तो क्या बन गया, NO बना।
समझ में आई? इसका मतलब है मैंने क्या काम किया, मैंने एटमॉस्फेयर से इसको रिएक्शन को करने के लिए क्या दी, इसको हीट दी, इसलिए इसको क्या होगी, ये होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने एटमॉस्फेयर से किसको रिएक्शन दी थी, बोलो नाइट्रोजन यानी N2 और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराने के लिए मैंने इनको हीट दी थी, तो इसलिए ये जो लिखा जाएगा यहाँ पर हीट, वो किस में लिखा जाएगा, माइनस में। कितनी है भैया, 45 किलो कैलोरी, क्या है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा दी गई। सही है जी। तो ध्यान रखना, जब भी आपकी एनर्जी किस में लिखी जाए, जब भी आपकी एनर्जी माइनस में लिखी जाए, तो समझ लेना वहां पर आपकी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। आप रासायनिक समीकरण को यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे, ठीक है जी। लिखने की भी ट्रिक होती है, देखो। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, जब भी मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन फॉर्म जो होती है उसमें हमेशा किसकी जरूरत होती है, आपकी सिंबल की जरूरत होती है। तो जब भी आप क्या काम करोगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उनके आपको सिंबल पता होना जरूरी है, यानी प्रतीक जरूर पता होना चाहिए। सही है। तो आप क्या काम करोगे, इस केमिस्ट्री को सीखने लिए आपको 100% पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको सिंबल किसका क्या है। तो इसके लिए आप 1 से लेकर, मेरी मानिए तो आप 1 से लेकर कितने तक, 30 तक तो एलिमेंट नेम और उनके एटॉमिक नंबर याद कर ही लो, तो ही बेटर है आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितने भी केमिकल इक्वेशन होंगे उनको हमें सिंबलों को याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशंस होंगी वो सब किसमें लिखी जाती है, सिंबल फॉर्म में लिखी जाती है। तो जब भी आप क्या करोगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे तो आप सिंबल का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ एक, जैसे मैंने अभी बोला H2 प्लस Cl2 एरो क्या बना आपका, बोलो 2HCl बना। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन है, इनके आपको क्या होना चाहिए, सिंबल पता। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपको सिंबल पता होना चाहिए H2 है, ठीक है ना। क्लोरीन का पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको सिंबल का पता होना जरूरी है। तो जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं यानी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, उन्हें सिंबल के रूप में लिखोगे, यानी सिंबल फॉर्म में लिखोगे। ठीक है। तो आप पहले तो ये आपका होमवर्क ये हो गया, आप क्या काम करोगे, 1 से लेकर 30 यानी 1 से लेकर 30 तक आपको एलिमेंट नाम और उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रोज डेली आप क्या काम कीजिए, आप डेली एक काम कीजिए, अपना एक ये चीज बना लीजिए कि मेरे को क्या काम करना, रोज डेली, ठीक है, 10 आपके फॉर्मूले नेम याद करनी है। जैसे H2 है वाटर, वाटर का क्या होता है, H2O होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो आपको क्या काम करना, रोज डेली आपको 10 यानी कि कंपाउंड नेम आपको याद करने ही करने, ठीक है। अगर इन दोनों को आप याद कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका था कि जी हमें क्या काम करना, जो भी केमिकल इक्वेशंस होंगी उनको सबसे पहले आप सिंबल फॉर्म में लिखना है आपको। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपका देखो, जो आपके होते हैं इस जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड की तरफ आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट। जैसे इसमें मान के चलिए, जैसे मैंने आपको ये बताया H2 प्लस Cl2 जो बताया है ना, ये हो गए आपके रिएक्टेंट, जो हमेशा किस तरफ लिखे जाएंगे, आपके लेफ्ट तरफ लिखे जाएंगे। और जो आपके क्या हुए, ये प्रोडक्ट हुए, ये हमेशा क्या लिखे जाते हैं, राइट हैंड की तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये आपका क्या लिखा जाता है, यानी कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात आपका क्या काम करना है, दूसरी बात आपका ये ध्यान करना है कि जब भी आप क्या काम करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखोगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिडिल में एक जरूर क्या लिखना है आपको, ये एरो का सिंबल जरूर लगाना है आपको। ठीक है ना। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको क्या काम करना, उनके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको क्या काम करना है, एक एरो का सिंबल लगाना है। ठीक है। और एरो का सिंबल ये किसकी तरफ को होगा, ये एरो का सिंबल उसकी तरफ को होगा जिस तरफ प्रोडक्ट होंगे। यानी जो चीज आप बना रहे हो, जिस चीज से आप जो चीज बना रहे हो, जैसे रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हमेशा ये एरो किसकी तरफ रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल हमेशा क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं। मतलब नॉन मेटल जितने भी आपके क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल हैं उनको आप देख लीजिए। ठीक है। वो हमेशा द्विपरमाणुक होते हैं, मतलब डायटोमिक होते हैं। उनको हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे, डायटोमिक। मतलब डायटोमिक का मतलब है यानी उनकी एटोमिसिटी 2 होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, इसको मैंने 2 ही लिखा है। अब इसको मैं ये नहीं लिखूंगा, H नहीं लिखूंगा। हमेशा जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा क्या लिखे जाते हैं, डायटोमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। देखो हाइड्रोजन हुआ, इसको आपने डायटोमिक लिखा। क्लोरीन हुआ, इसको आपने Cl नॉन मेटल है, ये भी डायटोमिक है।
तो जितने भी आपके क्या होते हैं, ये रिएक्शन करने का तरीका है, ध्यान रखना कि जो भी आपका नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, डायटोमिक फॉर्म में लिखा जाएगा, जबकि जो मेटल होगा हमेशा क्या होगा, जो मेटल होगा, मेटल हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेटल एक एग्जांपल लिए, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg हो गया। मैग्नीशियम की मैंने क्या काम की, रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ में। देखो मैग्नीशियम को मैंने Mg लिखा है, Mg मतलब यानी कि मेटल है और ये हमेशा मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक मतलब ये हमेशा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 या 3 नहीं बनाया, ये हमेशा मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। Mg मतलब मोनो का मतलब कितना हुआ, 1। तो जितने भी आपके क्या होंगे, आपके मेटल होंगे, वो हमेशा क्या फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो सिंगल फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी वो मोनोएटॉमिक होते हैं। जबकि देखो फिर से देख लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आपका, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल मैंने आपको बताया है, नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, डायटोमिक फॉर्म में लिखा जाएगा। जब इसकी रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा आपका, MgO, और इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नॉन मेटल है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखे जाएंगे, जबकि मेटल जो होते हैं वो हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं, मतलब एक परमाणु होते हैं, उनको हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखोगे। जब भी अगला है आपका 5वां है पॉइंट, चेंज। जब भी आपका क्या होगा, जब भी आप रिएक्शन में देखो चेंज होगा, जैसे H2 प्लस Cl2, H2 और Cl2 से रिएक्शन होके क्या बना आपका, HCl, तो ये चेंज हुआ, यानी आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो कुछ नई चीज बनी, इसलिए चेंज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया, LHS जो होता है वो हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, और जो RHS की साइड होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं, वो हमेशा आपको क्या होते हैं, प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 6 पॉइंट है आपका। 6 पॉइंट में क्या होगा कि जब भी आप रिएक्टेंट देखो, दो, जैसे मैंने आपको लिखे, 2 रिएक्टेंट है, एक H2 है और दूसरा Cl2 है। यहाँ पर भी आप देखो Mg है और एक O2 है। तो जब भी मैंने क्या काम किया, दो आपके क्या हैं, 2 आपके रिएक्टेंट हैं, तो जब भी आप 2 अलग अलग रिएक्टेंट को लिखो तो उनके हम बीच में हमेशा क्या काम करना है आपको, हमेशा प्लस का सिंबल लगाना, ऐसे, सही है जी। चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट है। अभी तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट देखने को मिला, लेकिन अगर आपको और एक और आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, तो आप प्लस लगाओगे, तब जाके आप क्या काम करोगे, दूसरा रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है जी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। तो ध्यान रखना, जब भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जब 2 या 2 से ज्यादा आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का यूज करते हो, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगाओगे, प्लस सिंबल लगाओगे। लास्ट पॉइंट है आपका 7वां पॉइंट, क्या है, एरो। एरो हमेशा किसकी तरफ को लगता है, प्रोडक्ट की तरफ को। ये तो मैंने यहाँ पर भी बता दिया था कि जब भी आप क्या काम करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप गैपिंग करोगे, तो हमेशा एरो उसकी तरफ को लगाओगे जिस तरफ क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो